Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics grade 9th. It's unit number 4, and the topic is exercise objective type, short questions, and the constructed response questions. So, students, in order to know all of these important things, you will have to stay connected with me till the last of the video. Now let's get started. We have the first objective type question, which is a particle is simultaneously acted upon by two forces of 4 and 3 Newton. The net force on the particle is 4 एंड 3 को एडअप करने से स्टूडेंट्स हमारे पास 7 आएगा. इट्स मीन वी हैव अ रेंज बिटवीन 1 एंड 7. तो जो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल है वो लाई करेगी बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन. 4.2 इज अ फोर्स. एफ इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the x axis. Its y component is equal to. स्टूडेंट्स आपको y component resolution of force वाले टॉपिक में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज़ एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. तो स्टूडेंट्स एफ साइन थीटा की जगह पे आपने 60 डिग्री को पुट डाउन करना है. अगर स्टेटमेंट में 30 डिग्री होगा तो आपने 30 पुट करना है, 60 होगा तो 60 पुट कर देना है. Whatever the angle you are given, you have to put it in the f sine theta. Now we have 4.3, which is moment of force is called. Students, moment of force जिसे हम turning effect भी बोलते हैं और टॉर्क बोलते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है. We have 4.4. If F1 and F2 are the forces acting on a body and ta is the torque produced in it, the body will be completely in equilibrium when. अगर दो फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही हों और वहाँ पे टर्निंग इफेक्ट भी हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में इनकम्प्लीट स्टेट में लाने के लिए टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ समीशन एफ इज़ इक्वल टू 0 एंड समीशन टा इज़ इक्वल टू 0. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी बॉडी कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में आएगी. सो हियर द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. 4.5 is a shopkeeper sells his articles by a balance having unequal arms of pans. If he puts the vase in the pan having shorter arm than the customer. Students, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, विच इज़ लॉसेस. 4.6 is a man walks on a tight rope. He balances himself by holding a bamboo stick horizontally. It is the application of. एक रोप पे चलते हुए मीन्स जो यूजुअली सर्कस में देखा जाता है कि रोप के ऊपर चल रहे हैं, तो बेसिकली कैसे रोप के ऊपर खुद कोई भी इंसान चल सकता है या वो किसी व्हीकल के ऊपर लाइक साइकिल के को रोप के ऊपर किस तरह से चला सकता है. दिस इज़ बेसिकली द बेसिक फिज़िक्स इज़ कि वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही होती हैं. मींस टा 1 इज़ इक्वल टू टा 2. जो राइट साइड की टॉर्क्स हैं वो लेफ़्ट साइड की टॉर्क्स के साथ जो हैं वो बैलेंस हो रही होती हैं. So we have option C correct, which is principle of moments. 4.7 is in stable equilibrium. The center of gravity of a body lies. Stable equilibrium वाले टॉपिक में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे लाई करता है. 4.8 is the center of mass of a body is. Center of mass of body स्टूडेंट्स किसी भी सरफेस के अंदर या आउटसाइड दोनों जगहों पे लाई कर सकता है. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. वी हैव 4.9 विच इज़ अ सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन. एक सिलेंडर जिसकी सर्कुलर बेस है तो हम कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. सो हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम. 4.10 इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय. सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ को अलाउ करती है कि वो उसी में ही मूव करे, तो उसका फॉर्मूला होता है mv²/r.
Now students, moving on toward the next section of today's lecture, which is the short answer questions from your book exercise. Let's have a look on the first short. Define like and unlike parallel forces. स्टूडेंट्स, लाइक फोर्सेस वो होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में लाई कर रही हों, दीज आर द लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक आपके हाथ में एक शॉपिंग बैग है, उसमें आपने कोई एप्पल्स, कोई फ्रूट या कोई भी चीज़ रखी है, तो बेसिकली वो फॉर एग्जांपल आपने एप्पल्स रखे हैं तो वो सारे एप्पल्स का वेट नीचे की तरफ लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ एप्पल्स अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं और कुछ डाउनवर्ड, सभी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में अगर लग रही हों, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ पैरेलल फोर्स। और अनपैरेलल वो होती हैं जो एक डायरेक्शन में नहीं लगती बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगती हैं। दीज आर द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है एक इरेगुलर शेप्ड रिजिड बॉडी है, तो F1 और F2 सेम डायरेक्शन अपवर्ड लाई कर रही हैं, सो दीज आर द पैरेलल फोर्सेस। और F3 डाउनवर्ड लाई कर रही है एज कंपेरेबल टू F1 एंड F2, सो F1 एंड F3 या F2 or F3 are unlike parallel forces. Let's read out the answer of this question, which is, if the forces are acting in the same direction, then they are called the like parallel forces. If the forces are acting in the opposite direction, they are called the unlike parallel forces. F1 and F2 are the like parallel forces and F1 and F3 are unlike. देखें स्टूडेंट्स, आपने जब ये एग्जाम्पल लिखनी है तो इसके साथ लाजमन डायग्राम को आपने बना के इसको लेबल करना है। नाउ लेट्स हैव 4.2 क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं किसी भी वेक्टर के जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों। लाइक आप एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो एक्स एंड वाई एक्सिस, दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। और उनकी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सो द components of a vector that are perpendicular to each other are called the rectangular components. The values of rectangular components are fx is equal to f cos theta and fy is equal to f sin theta. We have 4.3 short question, which is what is the line of action of force. Students, the line of action of force is that line along which the forces act. ऐसी line जिसके ऊपर forces act करती हैं, these are known as the line of action of forces. 4.4 is define the moment of a force. Prove that tau is equal to r sin theta, where theta is the angle between r and f. Students, moment of force या जिसे हम टॉर्क कहते हैं, उसको याद रखने का एक बहुत ईजी मेथड है कि आप उसके फॉर्मूला को मेमोराइज कर लें। टा इज इक्वल टू एफ एल या एफ डी या एफ आर भी आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी कैन डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंटम। और इसको ड्राइव करने के लिए देखें स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। टा इज इक्वल टू एफ एल। स्टूडेंट्स, एल हो, आर हो या डी हो, ये तीनों सेम ही क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, सो यू कैन रिप्लेस द एल विद डी, और डी की जगह पे हम आर साइन थीटा को भी पुट डाउन कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट टा इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा, एंड आफ्टर गेटिंग द मल्टीप्लाइड विद एफ इंटू आर साइन थीटा यू विल गेट टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, जिसको हमने प्रूव करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स 4.5 इज विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। स्टूडेंट्स, जब आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू डैट अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर ज़ीरो, यू कैन से दैट अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। बट इसके बाद देखा गया था कि बॉडीज़ में टर्निंग अफेक्ट फिर भी लाई कर रहा होता है, आल्दो द समीशन ऑफ द फोर्सेज इज ज़ीरो, तो वो जो टर्निंग अफेक्ट होता है उसी को ही टॉर्क कहते हैं। और यही चीज़ हमारे इस क्वेश्चन को एलैबोरेट कर रही है। लाइक आप देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी कि एक रिजिड बॉडी है, दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2। तो
F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इट्स मीन कि वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी फुलफिल हो रही है, बट बॉडी के अंदर जो है वो टर्निंग इफेक्ट फिर भी लाई कर रहा है कि आप F1 या F2 को एक साइड से पकड़ें और उस पर फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे रोटेशन का फिनोमिना आ जाएगा। सो इन दिस केस वी हैव द रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो। यही वजह थी कि इसके बाद फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की भी ज़रूरत पेश आई। नाउ लेट्स रीड आउट दिस आंसर। कंसीडर अ रिजिड बॉडी, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज आर डिफरेंट. Since the magnitude of F1 and F2 are equal, so the resultant force is zero. Thus, the first condition of equilibrium is satisfied, but the forces are forming a couple which can apply torque to rotate the body about the point O. Hence, the resultant force is zero, but the resultant torque is not zero. Students, वही डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, तो आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए साथ इट्स कंपल्शन कि आपने डायग्राम को भी बनाना है. Now we have 4.6 question, which is identify the state of equilibrium in each case in the given figure. Students, तीन diagrams given है. देखें फर्स्ट वाली कैसी है कि एक कोन है जिसको प्लेस किया गया, कोन टाइप शेप है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है. सेकंड वाली जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि थर्ड वाली जो है जो सिलेंड्रिकल शेप्स होती हैं ये हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इस स्टेट में लाई करती हैं, और ये इस बुक के टॉपिक में भी लाइन में मेंशन है. Now we have 4.7 question. Give an example of a body which is moving yet in equilibrium. एक बॉडी की एग्जांपल देनी है जो मूव कर रही है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है. इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट रोड इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है बट एक्सेलरेशन यहाँ पे zero है. Now students, we have 4.8 question, which is define the center of mass and the center of gravity of a body. Center of mass of a body वो पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का फुल मास जो है वो लाई कर रहा होता है. इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग. Now we have 4.9 question. What are the two basic principles of stability in physics which are applied in designing बैलेंसिंग टॉयज़ एंड रेसिंग कार्स? रेसिंग कार्स को बनाने के लिए एक टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी को यूटिलाइज़ किया जाता है. उन्हें माइंड में रख के कार्स को, रेसिंग कार्स या बैलेंसिंग टॉयज़ को डिज़ाइन किया जाता है. सो ये बहुत इजी दो प्रिंसिपल हैं कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर दें और जो बेस एरिया है, आइदर आप कार्ड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या टॉय बना रहे हैं, उसका बेस एरिया इंक्रीज कर दें. We have 4.10 question, which is how can you prove that the centripetal force always act perpendicular to the velocity? Students, when a body is moving along a circular path, its velocity at any point is directed along the tangent drawn at that point. The direction at tangent at each point on a circle is different. Therefore, the velocity of a body moving with uniform speed in a circle is changing constantly. Thus, the centripetal force always acts perpendicular in the direction. देखें स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी जो है, आप देखें वेलोसिटी इज हेयर डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट. तो यही चीज़ ये प्रूफ कर रही है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एक्ट करती है. तो आपने इस डायग्राम को भी साथ बनाना है. Now students, we have the constructed response questions of this unit. First one is a car travels at the same speed around two curves with different radii. For which radius the car experience more centripetal force? Prove your answer. एक कार है जो सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है, दो कर्व्स जिनका रेडियाई डिफरेंट है.
तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि कार किस रेडियस में ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला पहले राइट डाउन करेंगे। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास रेडियस और फोर्स का इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। इट्स मीन कि जितना स्मॉल रेडियस होगा उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही होगी। सो हियर वी गेट द आंसर विच इज़ द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द कर्व विद स्मॉलर रेडियस। प्रूफ इसका एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर एंड एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर फॉर कॉन्स्टेंट स्पीड वी, द mass m, small radius, smaller the radius and larger will be the force. Now we have 4.2 question which is a ripe mango does not normally fall from a tree. एक ripe mango है जो कि normally does not normally fall from the tree, but when touch of a tree is when branch of a tree is shaken the mango falls down easily. Can you tell the reason? स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है द शेकिंग प्रोवाइड्स एक्सटर्नल फोर्स दैट ओवरकम्स द वीक अटैचमेंट ऑफ द मैंगो टू द ब्रांच कॉजिंग इट टू डिटैच एंड फॉल ड्यू टू ग्रेविटी। एक राइप मैंगो है जो कि ट्री से नॉर्मली खुद ही फॉल नहीं करता, लेकिन जैसे जल्दी फॉल नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको शेक करते हैं तो वो जल्दी से टूट के गिर जाता है। इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे ही आप उसको शेक करेंगे तो जो वीक अटैचमेंट होगी ड्यू टू आप, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वीक अटैचमेंट ओवरकम हो जाएगी और वो डिटैच ऊपर से नीचे गिर जाएगा। और क्यों गिरता है ऊपर से नीचे? ड्यू टू द gravitational force. We have 4.3 question which is discuss the concepts of stability and center of gravity in relation to object toppling over. Provide an example where an object's center of gravity affect its stability and explain how altering in the base of the sport can influence stability. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस में अभी बताया था कि स्टेबिलिटी के लॉज होते हैं जो कि कार वगैरह, रेसिंग कार्स या टॉयज़ वगैरह को बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कौन से दो लॉज हैं? स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बेस ऑफ द स्पोर्ट। इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लो विद इन द बेस द ऑब्जेक्ट मूव स्टेबली। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें फॉर एग्जांपल अ नैरो टॉल ग्लास इज़ लेस स्टेबल देन अ वाइड बॉटम बाउल। इसका तो आपको भी पता है कि अगर आप एक बिल्कुल नैरो और टॉल ग्लास लेते हैं वो कम स्टेबल होता है, उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेरेबल टू द वाइड बॉटम बाउल। इसकी वजह क्या होती है? बिकॉज इट्स हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लाइकली टू मूव आउटसाइड द बेस व्हेन टिल्टेड, वाइडनिंग द बेस ऑफ स्पोर्ट और लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल बनाने के लिए उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर देते हैं और उस ऑब्जेक्ट की बेस या सपोर्ट को वाइड कर देते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज़ कंपेरेबल टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। Now we have 4.4 question which is why an accelerated body cannot be considered in equilibrium. एक accelerated body को हम equilibrium में क्यों नहीं consider करते कि body वो equilibrium में है? क्योंकि उसके ऊपर net forces act कर रही होती हैं और जिसकी वजह से उसकी velocity change हो सकती है। Its answer is an accelerated body is not in equilibrium because a net force is acting on it, causing it to change in its velocity. Now we have the last question, which is 4.5. Two boxes of the same weight but different heights are lying on the floor of a truck. If the truck makes a sudden stop, which box is more likely to tumble over? Why?
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है द टॉलर बॉक्स इज़ मोर लाइकली टू टम्बल ओवर बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ हायर मेकिंग इट लेस स्टेबल। तो स्टूडेंट्स वही बॉक्स जल्दी टम्बल करेगा जो लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल वो होता है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है, और अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर देते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक टॉलर बॉक्स की बात की जा रही है, तो टॉलर बॉक्स इज़ मोर लाइकली टू टम्बल ओवर बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ हायर making it less stable, and low weight box is more stable because its center of gravity is lower than the higher box। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। आई होप you like this video. If you like this video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening.